इस देश में दलित कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और आज भी वो सवाल वहीं खड़ा है, प्रधानमंत्री भी दलित नहीं बना। शी वॉज वेरी रिलीजियस इंदिरा गांधी। तकरीबन हर मंदिर में गई होंगी देश के। उनको लगता था कहीं ना कहीं संजय गांधी को जनता पार्टी वाले कुछ हार्म ना कर। कैसे एक प्राइम मिनिस्टर जिसको कि इमरजेंसी के लिए आज तक याद रखा जाता है, 2.5 साल में अपनी इमेज क्लीन कैसे कर लेता है? साम दाम दंड भेद। 22 जून को सडनली वर्ड आता है वो नहीं आ रही है। चामुंडा पंडित है वहाँ का पुजारी, तो उसने कहा इन लोगों से कि आम इंसान जब नहीं आता है तो माँ माफ कर देती है, लेकिन शासक अगर नहीं आता है तो फिर माँ माफ नहीं करेगी। और खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया। इंदिरा जी बैठी हुई थी बाय द बॉडी। शी इमीडिएटली गॉट अप, केम टू देम और पूछा क्या ये इसलिए हुआ कि मैं चामुंडा नहीं। कैसे वो टर्निंग पॉइंट आता है कि 2.5 साल में आप पूरी तरह से ऐसी सत्ता में वापस लौट के आते हो जिसमें पहले से ज्यादा मेजोरिटी आपके पास है? जी अंकित, जब मैंने आर.के. धवन बहुत ही ऑल्सो लेजेंडरी पर्सनल असिस्टेंट थे उनके, वो अंदर आए और इंदिरा गांधी को बोला यू आर फेलिंग। अच्छा, सो शी वाज दैट मच क्लोज टू संजय गांधी। वेरी, मतलब संजय वाज हर वीकनेस। हर कोई उनको देखता था। इंडिया। ओवरनाइट शी बिकेम अ विलन। तो इंदिरा गांधी ने प्राइवेटली लोगों से कहा कि आरएसएस हैड अ रोल इन हर गेटिंग। आरएसएस के बारे में जितना भी जानने को मिलता है, बोले आप हिंदू हो ये पर्याप्त है आरएसएस के लिए। पार्टी कौन सी है फिर वो देख लेते हैं। एक बेलची का कांड हुआ था जहाँ हरिजनों को, दलितों को मारा गया था। बिहार में गई थी और इतना मानसून थी कि वो पैदल चलना मुश्किल था, तो एक हाथी के ऊपर बैठी थी। जो इलेक्शन था, क्या उसने एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया? बिल्कुल कि ये डिक्टेटर गया। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स एक्चुअली डिसाइड, कैसे वो निर्णय लेते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर। साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज की चर्चा बेहद खास है, और खास इसलिए कि जब देश में यह जानना हो कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, आज तक यह विषय बहुत से हलकों में केवल चर्चा का ही है कि प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। राजनीति की भाषा में कहें तो जो दल सबसे ज्यादा सीटें रिजर्व कर पाता है 543 में से लोकसभा के अंदर, जिनके पास सबसे ज्यादा बहुमत होता है, वो बहुमत दल अपना एक नेता चुनता है और उस नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि यह काम इतना आसान होता है? आज अगर मेजॉरिटी के लिए जो 543 का बहुमत है, वो जितने लोग सांसद बनकर आए हैं 275 के अराउंड, वो सब कहीं ना कहीं मन में एक एस्पिरेशन तो लेकर चलते ही हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें मंत्री बनना है, हमें देश में कुछ नाम कमाना है। चूंकि एग्जाम सबका सेम है, लोकसभा का चुनाव, और उस लोकसभा के चुनाव में से किसी एक को बाहर निकल कर आना है। अब जब एक को बाहर निकल कर आना है तो कितनी प्रकार की लॉबिंग होती है, कौन से धड़े होते हैं। और जब देश के अंदर गठबंधन की सरकारें हों तो कौन सा सहयोगी दल जो कह दे कि नहीं हम आपके साथ नहीं है, तो फिर उनको भी साधना है और फाइनली उस नेता का चयन करना है। इस बात पर, विषय पर विचार करिएगा, और इसी पर विचार इसलिए करिएगा क्योंकि आज जो मेरे साथ में पुस्तक है, उस पुस्तक का टाइटल है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इस देश में प्रधानमंत्री कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कैसे वीपी सिंह, कैसे चंद्रशेखर, कैसे पीवी नरसिम्हा राव, कैसे गुजराल, ये प्रधानमंत्री कैसे बने, और इतने कम समय के लिए। चरण सिंह बिना बहुमत से बने कैसे, इस पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी नीरजा चौधरी मैम ने। आप एक विख्यात पत्रकार हैं, लंबे समय से प्रिंट में हैं और लंबे समय से आप लोगों ने इन्हें बहुत से न्यूज़ चैनल्स में देखा है, बोलते सुना है। इनकी राय आज भी एडिटोरियल्स में विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं मैम। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो जो बातें हमें नहीं पता है वो आपको पता है। ये तो मुझे मालूम नहीं। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी, क्योंकि बुक बहुत ही टाइटल ऐसा है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये अपने आप में सोचने पर विवश कर रहा है कि वाकई में कुछ ऐसा है कि जो हमें नहीं पता है। तो आपको इस पूरी बुक को लिखते समय कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये लोगों को पता होती तो बड़ा रोचक होता? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आपकी नजर में रहे कि नहीं, ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था लेकिन उन्हें बना दिया गया? तो मैं आपसे कुछ ऐसे किस्से सुनना चाहूंगा
कि आपकी नजर में इस स्टोरी के अंदर मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आपने नेहरू जी को इसमें नहीं लिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी को इसमें नहीं लिया है, इंदिरा गांधी जी को नहीं लिया है, राजीव गांधी को लिया। अच्छा, इंदिरा गांधी जी को लिया, सो सॉरी। हाँ, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं, तो इंदिरा गांधी जी से आपने ये शुरू किया है और आप मनमोहन सिंह जी तक गई हैं। उनसे पहले का जो कालखंड है वो आपने नहीं लिया, और मनमोहन सिंह जी के बाद का जो कालखंड है वो आपने नहीं लिया। तो इसकी भी वजह मैं जानना चाहूंगा। तो पहले मैम, तो आप हमें यही बता दीजिए कि इस बुक की प्रेरणा क्या थी, क्यों आपने ऐसी बुक लिखी? देखिए, मैं बहुत साल से पॉलिटिक्स कवर कर रही थी, और खासकर विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उभरे 87 में, कांग्रेस को छोड़ा, राजीव गांधी से हटे। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और आपको याद होगा, या यू मे बी वर टू यंग, कि राजीव गांधी ने लोकसभा में 414 सीटें जीती थी, जो कभी वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। नेहरू जी के जमाने में भी उनके ग्रैंडफादर ने भी इतनी सीटें नहीं ली थी। उस प्रधानमंत्री को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चुनौती दी, ललकारा, और 2.5 साल में उनको रिप्लेस कर दिया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैसे किया? ये बहुत ही रोचक कहानी है। और जो निर्णय उन्होंने लिए, जिसको माना जाता है मंडल, मंडल इज इक्वल टू क्या? रिजर्वेशंस इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और आज जो ओबीसी का मुद्दा सबने उठाया हुआ है, राहुल गांधी, जिनके पिता ने उस समय मंडल डिसीजन का विरोध किया था, 2.5 घंटे पार्लियामेंट में बोले थे उसके खिलाफ। वही राहुल गांधी आज कास्ट सेंसस की बात करते हैं। कास्ट सेंसस का मतलब जो बोला नहीं जाता है, बट माना जाता है कि जब कास्ट सेंसस जो पहले हुआ था 1931 में, जिसे दिखाया था कि 52% लोग हैं देश में जो ओबीसी हैं, आज माना जाता है उनकी संख्या शायद 60-65, जो कि बिहार में जब कास्ट सेंसस हुआ नीतीश कुमार के टाइम में, वो आंकड़ा सामने आया था। तो ज़्यादा ओबीसीज निकलेंगे उसमें, ज़्यादा वो अपने लिए चीज़ें मांगेंगे, और उनका सपोर्ट हमको मिल सकता है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और सरकार ने शुरू में आनाकानी की, रुके, इसका क्या असर होगा, अपर कास्ट इससे बिदक जाएगा, हमारा कोर बेस अपर कास्ट है, फिर भी उनको मानना पड़ा। अब ये जो अवेकनिंग आई है ना ओबीसीज में पिछले 20 साल में, और आज ओबीसी प्रधानमंत्री है हमारा, सो पावर नीचे जा रहा है डेमोक्रेसी में, जैसा होना चाहिए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने आप अपर कास्ट के थे, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही मतलब कॉर्नर हो गई थी उस समय, वो भी अलग कहानी है। उन्होंने ये खेल खेला, ये रिपोर्ट थी, किसी अलमारी से निकाली, उसको लागू कर दिया, और सरकार उनकी नहीं बची, उसके भी कई कारण हैं, लेकिन ऐसा खेल खेला जिसका असर आज भी कंटिन्यू कर रहा है, वो डिसीजन का असर। तो जब मंडल वर्सेस कमंडल का दौर की बात आती है, तो वीपी सिंह के बाद की सरकारों की चर्चाएं तो आती हैं, लेकिन उस दौर की चर्चा नहीं आती। तो आपका कहना यह है कि वो दौर जिसमें उन्होंने ये लागू करवाया, उन्हें फिर राजनीतिक कारणों से भुला दिया गया। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मंडल वर्सेस कमंडल की बात आती है क्योंकि बीजेपी ने फिर कमंडल कार्ड खेला। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उनकी सरकार को, एक कोलिशन सरकार थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, और सरकार गई। वो तो बात समझ में आया। और देश में इतना टेंशन था ना, एक तरफ तो स्टूडेंट्स अपने को इमोलेट कर दिए, 200 स्टूडेंट्स ने देश भर में अपने को जला दिया। और वीपी सिंह ने कहा था, मैंने ऑपोजिशन मुझे कहा था ये कि आई एक्सपेक्टेड ऑपोजिशन, पर मुझे ये आभास नहीं था कि इस तरह का बच्चे अपने को इमोलेट कर देंगे। तो जो लोग कर रहे थे वो मंडल के विरोध में कर रहे थे, मंडल के विरोध में, कि हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मेरिट चला जाएगा, अगर कास्ट के बेसिस पे किया जाएगा। अभी भी जो यूजीसी के नॉर्म्स निकले हैं, उसमें कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ओबीसी दलित्स का, और उसकी खिलाफत अपर कास्ट के द्वारा आई है। और शायद आपने फॉलो किया कि नहीं किया कि पटना यूनिवर्सिटी में हाल में
जब स्टूडेंट इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस जीती। और क्यों जीती? क्योंकि अपर कास्ट का एक असर्शन था, रिवोल्ट था जो उन्होंने जाहिर किया। तो ये जो है ना अपर कास्ट वर्सेस ओबीसीज, ये अब ऐसा नहीं कि चला गया कहीं, अभी भी वो टेंशन जारी है और भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आपका सवाल है उनको लोग भूल जाते हैं क्यों हैं। और मैं जब ये किताब लिखी उसके बाद मैं जहाँ भी जाती थी ना, गांव में, शहर में, यंग लोगों के पास, तो मैं सवाल पूछती थी। मुझे इंटरेस्ट था कि देखूं इनको किस किस प्रधानमंत्री का नाम पता है। तो पूछती थी, आपने नेहरू जी का नाम सुना? हाँ। सब लोग बोलेंगे हाँ। शास्त्री का सब लोग बोलेंगे हाँ। इतना जमाना हो गया। जय जवान जय किसान जुड़ गया उनके बिल्कुल, साथ। जय जवान जय किसान। फिर राजीव गांधी जरूर सुना। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, नहीं, मोरारजी देसाई ज्यादा नहीं सुना। चरण सिंह जो अपनी मेजोरिटी भी नहीं प्रूव कर पाए, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया मोरारजी देसाई को हटाने की वजह से कि उनको हटाओ, इनको बनाओ, फिर इनकी भी जमीन खींचो। तो उनका नाम तो ये कहानी सुनना चाहूंगा मैं, ये कहानी आपसे सुनना चाहूंगा कि इसको हटाओ इसको लगाओ, ये कैसे हुआ? क्योंकि जितना फ्लुएंटली आप लोग बोल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ये सब। हम सब लोग ना इन बातों को आप सबसे ही सुन पाते हैं। हाँ, पर जस्ट टू कंप्लीट ये स्टोरी जो मैं कह रही थी, तो आपने सुना है वीपी सिंह, एक मीटिंग नहीं है जहाँ की लोगों ने कहा हमने सुना है। जहाँ मैं गई किसी ने वीपी सिंह का नाम ही नहीं सुना। मुझे बहुत हैरानी हुई। एक औरंगाबाद में एक गांव में मैं थी, मैंने पूछा आप में से ओबीसी कितने? बहुतों के नाम हाथ चले गए ऊपर। मैंने कहा आप में से कितने हैं जिनके जॉब्स हैं रिजर्वेशन, आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरी में? 3 का हाथ ऊपर गया। मैंने कहा आपने वीपी सिंह का नाम नहीं सुना। मुझे बहुत ही हैरानी हुई है सुन के। और फिर मैंने सोचा कि नेता का नाम आगे कैसे बढ़ता है? फैमिली आगे करती है। नेहरू गांधी परिवार, पार्टी ने भी आगे किया है नाम गांधी परिवार का, फैमिली भी ने भी किया है, और लोगों के नाम भी इसी तरह हुए। वाजपेयी का नाम, हर एक वाजपेयी का तो पूछिए, हर एक ने सुना है। मनमोहन सिंह बहुत रीसेंट है तो तकरीबन लोगों ने सुना हुआ है। नरसिम्हा राव का इतना नहीं था, ज्ञानेंद्र गुजराल का नहीं था, देवेगौड़ा का साउथ में है तो है। तो वीपी सिंह वाज लाइक ए पॉलिटिकल ऑर्फन, जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया जिससे ओबीसी को फायदा हुआ। और अगले 25 साल में ओबीसी की लीडरशिप स्टेट्स में आई। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, उमा भारती, ये जो है कल्याण सिंह, मतलब जो लीड किए हैं अपने अपने स्टेट्स को, शिवराज चौहान, और 25 साल जो कोalition हीरा रहा, लेकिन इस आदमी को इन्होंने नहीं ओन किया। अच्छा मैम, जितना मतलब मैं इसलिए क्योंकि आपसे ये समझना चाहूंगा और आप इसमें थोड़ा डिटेलिंग के साथ हमें बता पाएं, ये जितने भी नाम आपने अभी लिए, चाहे मुलायम सिंह परिवार लिया हो, लालू यादव जी का लिया हो, नीतीश कुमार जी का लिया हो, पासवान साहब का लिया हो, ये सब कहीं ना कहीं लोहिया जी के टाइम से प्रेरित बताए जाते हैं और लोहिया जी का जिक्र भी ये बहुत बार करते हैं। लेकिन वीपी सिंह की शुरुआत में आपने जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बोला ना, आई गारंटी यू मैम कि इस वीडियो को सुनने वाले शुरुआत में बहुत से दर्शक ये हैरान में होंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन? क्योंकि वीपी सिंह भी हो सकता है सुना हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो भूल ही जाइए, आज के समय भी मैं तो इसका मतलब आज सोच रहा हूं कि इसका टाइटल ही बनकर आएगा, फॉरगॉटन प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो अच्छा टाइटल दिया आपने, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लीस्ट अंडरस्टूड। ये मेरे से पूछा जाता, हु इज द बेस्ट, हु इज द वर्स्ट, वो जवाब देना बड़ा मुश्किल है। बट द फॉरगॉटन प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ गुड टर्म यू यूज फॉर हिम। एग्जैक्टली। तो ऐसा क्या हुआ मैम कि ये लोहिया जी को तो याद रखा गया, इनको याद नहीं रखा गया? क्योंकि किसी ने ओन नहीं किया, अपनी पार्टी नाराज हो गई। कांग्रेस के अंदर से ये निकले। 87 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने 1984 में, जब इंदिरा जी की डेथ हुई, असैसिनेशन हुआ, तो 414 सीट्स जिसका मैंने जिक्र किया, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया अपना। प्रणब मुखर्जी को नहीं, इस तरह के बड़े दिग्गजों को नहीं, इनको लिया। और ही वाज एन वेरी अपराइट ऑफिसर, जिसको संजय गांधी लाए थे 1980 में। इंदिरा जी ने फिर इनको सीएम बनाया उत्तर प्रदेश का
That's the beginning of his rise. He was considered loyalist of the Gandhi family. ओके। और संजय गांधी के बहुत करीब थे। और फिर उन्होंने डकैतों को और इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने एज यूपी चीफ मिनिस्टर की थी। तो ये लायक है, और इंदिरा जी भी इनको चाहती थी क्योंकि लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट हैं, तो राजीव लाए। लेकिन 2.5 साल में ऐसा हुआ कि राजीव से टक्कर हुई। बॉफर्स का मुद्दा, बॉफर्स गन डील 80s का बड़ा मुद्दा था राजीव गांधी के जमाने में, पता नहीं आपने सुना है? मतलब इक्वल टू दलाली इन डिफेंस। ये गन्स खरीदी गई स्वीडन से, उसमें दलाली की थी, और दलाली के खिलाफ एक पॉलिसी थी राजीव गांधी की, तो बॉफर्स उनके यहाँ चिपक गया। तो ये लोग कहते थे ना, जब हम राशन खरीदने गए या कुछ करने गए तो लोग पूछते थे, तो पूछते अच्छा इसमें कितना बॉफर्स है। अच्छा, मतलब दलाली को शब्द बॉफर्स का नाम दे दिया, इक्वल कर दिया था, इतना फैल गया था राजीव के खिलाफ। एंड वीपी सिंह बिकेम द मिस्टर क्लीन, जो राजीव पहले होते थे। पहले उनको मिस्टर क्लीन कहा जाता था, फिर वीपी सिंह बन गए। और पूरे ऑपोजिशन को 87 से 89 में नॉन कांग्रेस पार्टीज को, सेंट्रिस्ट, रीजनल, राइट एंड लेफ्ट, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए वीपी सिंह। ओके। और सरकार बनाई 2.5 साल में, और चुनाव जीते, और ये कोalition सरकार बनाई, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया without Congress. So alternative to Congress at the center. So this was the first time, ma'am? It was 89, पहले भी था 77 में, जब हुआ था इंदिरा जी के खिलाफ। इमरजेंसी हुई थी 75 से 77, जहां हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया था, प्रेस सेंसरशिप, और ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया, और उन्होंने चुनाव भी करा दिया। क्यों करा, आज भी इस पे चर्चा होती है, क्या जरूरत थी। और बुरी तरह हार गई ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, अपनी सीट हार गई, उनके बेटे की सीट हार गई। और फिर पूरा ऑपोजिशन जो जेल में डाला था वो निकले, और विद इन डेज उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी, जनता पार्टी, और उन्होंने सरकार बनाई। पर वो भी सरकार 2.5 साल 3 साल चली थी। वहाँ कैसे इंदिरा गांधी बाउंस बैक करती हैं, क्या पैंतरे उन्होंने अडॉप्ट किए, क्या रोल था संजय गांधी का, किस तरह से वापस पावर में आई, वो मैंने डॉक्यूमेंट किया है। हम क्या है ना, डॉक्यूमेंट तो पढ़ेंगे मैम, लेकिन क्या आपके मुंह से सुनने में बड़ा रस आ रहा है। जो बात आपने अभी बताई, ये हम अपनी ड्यू कोर्स ऑफ पॉलिटी जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तब ये सारी बातें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कुछ चीजें ऐसी थी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हटाने के लिए, वो जनता पार्टी लेकर आई। लेकिन जब आपसे सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अनभिज्ञ बने रहने में ज्यादा सुख है। हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपने मुझसे पूछा ना कि आपने क्यों लिखी ये किताब। मैं काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रही थी इंडियन एक्सप्रेस में। आज भी मैं कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हूँ, मेरा एसोसिएशन इंडियन एक्सप्रेस से। मैं पॉलिटिकल एडिटर रही 10 साल। मेरी स्टार्ट मैंने स्टेट्समैन में किया था, सिविल राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। तो और उससे भी पहले हिम्मत वीकली, जो राजमोहन गांधी निकालते थे बम्बई से, कल्पना शर्मा, और वहाँ इमरजेंसी का विरोध किया था हिम्मत वीकली ने। तो राजमोहन गांधी ने मुझे इनवाइट किया था वहाँ काम करने के लिए। तो मैंने उस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब वी वर ट्राइंग टू फाइट द सेंसरशिप, वहाँ मेरी शुरुआत होती है। तो मुझे लगा जब पॉलिटिक्स कवर करते कि असली कहानियां सामने नहीं आ रही हैं। आप आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है, तोड़ फोड़, ये सब तो आता है, बट हाउ प्राइम मिनिस्टर्स एक्चुअली डिसाइड, कैसे वो निर्णय लेते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये कहानी सामने नहीं आई है। और ये कहानी है ना जो बताने लायक है। तो मेरे दिमाग में आया ये, और ये पहला जो हुआ ना मुझे कि मैं इस पे किताब लिखनी चाहिए मुझे प्रधानमंत्रियों पे, ये 99 में मुझे पहला आया था। वो भी इंटरेस्टिंग था, इफ आई मे टेल यू द स्टोरी, कि कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल असिस्टेंट थे मुअक्कद लाल फतेदार,
उस समय। और माखन लाल फोतेदार के साथ एक काम करते थे अनिल बाली करके, वो मोहन मिकिन कंपनी है ना, लिकर कंपनी जो ओल्ड मॉन्क बनाती है, वहाँ की फैमिली से रिलेटेड थे, वहाँ मैनेजर भी रहे थे। फिर स्लोली ही मूव टुवर्ड्स कांग्रेस। तो 99 में हम लोग मिलते रहते थे, जैसे बातचीत की, जैसे कोई भी पॉलिटिकल बीट कवर करता तो आप 10 लोगों से मिलते हैं टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन क्या है, लेटेस्ट क्या है। तो एक दिन मैं बात कर रही थी, उन्होंने ही वाज इन अ मूड, तो मुझे बताने लग गई कि कैसे उन दिनों 1980 में जब वापस आई इंदिरा जी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने, शी वॉज वेरी रिलीजियस बाय द वे इंदिरा गांधी, 77 से 80 तक तकरीबन हर मंदिर में गई होंगी देश के बड़े मंदिर में। और उनको लगता था, आस्था भी थी, और उनको लगता था कहीं ना कहीं संजय गांधी को जनता पार्टी वाले कुछ हार्म ना कर दें। उनके असली चिंता वो थी। तो जब वापस पावर में आए तो इन्होंने, अनिल बाली जो इनसे ना हर महीने पैसा ले जाते थे चामुंडा देवी मंदिर, जो जिनको बहुत मानती थी, हिमाचल पालमपुर में है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा कि आप उनको वहाँ जाना चाहिए, अब तो आप जीत के आई हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊँगी ज़रूर। तो पर 4-5 महीने मैं तुमको, आई सेंड यू वर्ड, मैं बताऊंगी कब जाना है, तो आप सारा प्रबंध कर लेना। तो 4-5 महीने बाद उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं इस दिन आना चाहती हूँ, 22 जून मैं जम्मू जा रही हूँ, लौटते समय हम आ जाएंगे। तो ये लोग भागे सारे। इसमें कपिल मोहन की फैमिली जो ओन करते थे मोहन मिकिन को, या अनिल बाली, सारा हिमाचल का तो जो सरकार थी वो भी वहाँ प्रबंध करने। ये कौन से ईयर की बात है मैम? ये 1980 की बात है। 1980 बिगिनिंग में वो पावर में आए। हाँ। और ये जून की बात है जब उन्होंने मैसेज भेजा था कि आप जाओ, मैं आऊँ। ठीक है। मतलब दोबारा सरकार आ चुकी है उनकी, गरीबी हटाओ आ चुका है। हाँ, वापिस 77 वाला जो दौर था खत्म हो गया। इलेक्शन ये जीत गए, बहुत कन्विंसिंग तो तरीके से जीती, मच मोर देन 1971 इस बार। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं इस बात पे भी आऊंगा कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर जिसको कि इमरजेंसी के लिए आज तक याद रखा जाता है, 2.5 साल में अपनी इमेज क्लीन कैसे कर लेता है। मतलब ये मैं जानना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इस बात को पूरा कर लीजिए। करती साम दाम दंड भेद, वही समझना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इस कहानी को पूरा करिए। अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त थी इंदिरा गांधी को। मैं आऊंगा उस पर, पहले इसको कहानी को बताइए आप। फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ने फॉलो किया कि कैसे पावर में आना है। तो उन्होंने फिर 22 जून को सडनली वर्ड आता है एक दिन पहले कि वो नहीं आ रही हैं चामुंडा। तो सारा वहाँ लोग तैयार हैं। तो जो पंडित है वहाँ का पुजारी, वो बहुत ही नाराज हुआ। तो उसने कहा इन लोगों से कि आम इंसान जब नहीं आता है तो माँ माफ कर देती है, लेकिन शासक अगर नहीं आता है तो फिर माँ माफ नहीं करेगी। बहुत गुस्से में था। तो उन्होंने उसको शांत किया कि ज़रूर कोई कारण होगा इसलिए नहीं आ पाई हैं। तो उन्होंने सब पूजा वूजा की, जो भी अरेंजमेंट था पूजा का, और 23 की मॉर्निंग को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 50 किलोमीटर जाते हैं तो खबर आती है कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया। ओह माय गॉड। नया प्लेन था उनका, जिसको वो बहुत डेड डेविल थे, घुमाते थे। और जैसे एक बार तो उनकी पत्नी ने ही कहा था कि कुछ समय पहले उन्होंने सिमी ग्रेवाल को शायद कहा एक इंटरव्यू में कि उनको घुमाने ले गए थे इस नए प्लेन में। और जब वापस आए उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा माँ मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, बट स्टॉप संजय। मतलब शी वाज स्क्रीमिंग थ्रू आउट दैट राइड, इतना उनको डर लगा था। खैर, तो ये लोग भागे वापस दिल्ली। रात के 2 बजे पहुँचे सफदरजंग रोड। इंदिरा जी बैठी हुई थी बाय द बॉडी। शी इमीडिएटली गॉट अप, केम टू देम और पूछा क्या ये इसलिए हुआ कि मैं चामुंडा नहीं गई। तो इन्होंने कहा ये दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक। और तो 5 महीने बाद वो चामुंडा गई दिसंबर में
उस साल, और इनको भेजा कि आप जाके प्रबंध करिए, मैं आ रही हूँ। और वही पुजारी जो गुस्सा हुआ था उसके हाथ शेक कर रहे थे ओहो। जब वो कर रहा था ना सारा पूजा, बिकॉज शी वॉज डूइंग एवरी मुद्रा टू परफेक्शन। हर चीज़ जो उन्होंने की, मत्था टेकने से लेके जो मुद्राएं थी सारी, एब्सोल्युटली टू परफेक्शन। एंड शी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट। फिर उस पुजारी ने कहा आपको नहीं रोना, आज से आपके इतने बेटे बेटियां हैं पूरे देश के, आपको उनकी देखभाल करनी है। तो खैर शी वेंट आउट एंड प्लांटेड ट्रीज। ट्री प्लांटिंग वाज संजय गांधीज 5 पॉइंट प्रोग्राम में 1 पॉइंट था। और उस शाम वो वापस आई दिल्ली, और एक मीटिंग थी नेशनल हेरल्ड की जो कांग्रेस का पेपर था, और वहाँ मीटिंग में उन्होंने राजीव गांधी को स्टेज पे बुलाया और ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया, और कुछ नहीं कहा, बस समझने वाले समझ गए। तो जब मैंने ये कहानी सुनी ना, इट वॉज अनदर साइड ऑफ इंदिरा गांधी। हमने इमरजेंसी में हिम्मत में थी, वीकली में हमने विरोध किया था जम के, मतलब सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, ये सब हमने तो प्रेस भी खरीदी थी अपनी छोटी सी यहाँ की, क्योंकि नॉर्मल प्रेस वाले प्रिंट नहीं करते। तो ये सारा दौर देखा था जो इमरजेंसी में हुआ। इट वॉज अनदर साइड टू इंदिरा गांधी, अ ह्यूमन साइड टू इंदिरा गांधी। और मुझे तब लगा कि प्रधानमंत्री भी ह्यूमन है। किस तरह से वो डिसाइड करते हैं, लॉबीज जो आपने कहा, पुल्स, प्रेशर्स, कास्ट, कम्युनिटी, पार्टी के अंदर, पार्टी से बाहर, विदेश के प्रेशर्स, हाउ डू दे, अपने इंक्लिनेशन जो होती हैं, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, इस सब को कुल मिला के कैसे वो निर्णय लेते हैं जो कि अफेक्ट करेंगे जेनरेशन्स को। और क्या फीलिंग होती है उस समय कि आप कहो कि मैं ये निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ जो कि अगले 50 साल लोगों को अफेक्ट करने वाला है। इट्स एन ऑसम काइंड ऑफ थिंग ना। तो मैम उस समय मेरे दिमाग में आया था, वन डे आई वुड लाइक टू राइट। तो आपने जो इस बुक में लिखा है, प्रधानमंत्री खुद कैसे सोचते हैं, वो भी इसमें है। परफेक्ट। मुझे आपसे वो ज्यादा जानने में अब क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। यू आर ए वेरी ऑसम स्टोरी टेलर। मतलब हम लोग हुक्ड थे जब आप ये बात सुना रही थी, लिटरली वी वर हुक्ड। ठीक है, तो अब ना हम इस कहानी में इस तरह से आपसे एंट्री लेना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी कालखंड, क्योंकि ये वैसी वाली बात है कि इंदिरा जी की उस बात की चर्चा भाजपा ने अपोजिशन में रहते हुए कई बार की, जो भी उस दौर से प्रभावित था, जनता दल की सरकार थी, तो भी उन्होंने भी इस बात को खूब उठाया कि इमरजेंसी ऐसी होती है। और जब जब कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर कहा कि तानाशाही लाएंगे, तो लोग इमरजेंसी याद दिलाते थे कि सुनो पहले वो दौर तुम लोग ला चुके हो। तो ये आरोप प्रत्यारोप का काम रहा। मेरा जो जानने में इंटरेस्ट है ना, वो इस बात के अंदर है कि जब इमरजेंसी खत्म होती है, नए इलेक्शंस होते हैं, नई सरकार आती है, कैसे वो टर्निंग पॉइंट आता है कि 2.5 साल में आप पूरी तरह से ऐसी सत्ता में वापस लौट के आते हो जिसमें पहले से ज्यादा मेजॉरिटी आपके पास है। वो क्या किया था मैम? मतलब वो उस समय पीएम नहीं थी, क्योंकि अब तो वो चुनाव की तैयारियां कर रही थी। आपके पर्सपेक्टिव से बताइए क्या था वो। अंकित, जब मैंने हर प्रधानमंत्री का मैंने एक डिसीजन लिया है। इट्स नॉट इट्स नॉट मैं समझ गया, सारे बिल्कुल ठीक बात है। इट इज वन डिसीजन जिसको मैंने देखा है कि कैसे लिया। अब इंदिरा गांधी का डिसीजन कौन सा लिया जाए, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बांग्लादेश के ऊपर इतना कुछ निकल गया था, इमरजेंसी के ऊपर इतना कुछ लिखा गया था, और डिसीजंस उनके जो पॉपुलर रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि ये जो पीरियड है ना जो आप कह रहे हो, कैसे वो पावर में आई। और 1977 में चुनाव क्यों कराया उन्होंने? कराने की जरूरत नहीं थी। सैंक्शंस तो नहीं लगे थे, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि उनके फ्रेंड्स थे, नेहरू के फ्रेंड्स थे वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, जो कि क्रिटिकल थे, इंदिरा गांधी को डिक्टेटर मानते थे, और वो बॉदर करता था उनको। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि जरूरत थी। तो क्यों किया इन्होंने? as people say na, was she more Democrat Nehru's daughter and less dictator या authoritarian Sanjay's mother?
सो क्या वो स्ट्रीक था उनमें? और ये तो कहना चाहिए ना कि इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर था। अगर इलेक्शन रिग्ड करती तो जीतती, इतनी बुरी तरह पिटती नहीं। तो उतना तो उनमें जो भी कुछ बचा था वो तो था ही। लेकिन कैसे किया उन्होंने? पहले जब उन हारे तो उस दिन जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे तो आर.के. धवन बहुत ही ऑल्सो लेजेंडरी पर्सनल असिस्टेंट थे उनके, स्टेनोटाइपर्स होते थे, बट जिस तरह से उनका राइज था अंकित, जब उनके फादर की डेथ हुई थी somebody in his family, and I remember उस फंक्शन में तकरीबन 10,000 लोग आए थे। इंदिरा गांधी के असिस्टेंट होने के नाते आप इमेजिन द काइंड ऑफ पावर दैट दे वील्ड। दुनिया मतलब देश भर से तरह तरह के लोग, खैर दैट अपार्ट, वो अंदर आए और इंदिरा गांधी को बोला कि यू आर ट्रेलिंग, और अकेली थी वहाँ। एंड देन ही सेड कि मार्जिन इंक्रीज हो रहा है लॉस का। देन उनकी दोस्त थी पुपुल जयकर, वो आई, उनका पुपुल, आई एम लूजिंग एंड आई हैव लॉस्ट। और दोनों वहाँ कुछ समय तक जस्ट साइलेंटली दे सैट साइड बाय साइड। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर कि कहाँ तो वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड हुई ना, क्वीन ऑफ इंडिया हुई ना, मतलब हर कोई उनको देखता था। इंडिया। ओवरनाइट शी बिकेम अ विलन। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उनको आवाज आ रही है, हाउ यू नो इंदिरा गांधी गई, लोग इतने खुश हैं। मिठाइयों की, मैं तो बम्बई में थी उस दिन, लोगों ने मिठाइयों की दुकानें खोल के फ्री में बांटा था रात को जब ये खबर आई थी। और मुझे याद है जो लोग जीते थे उसमें राम जेठमलानी और मृणाल गोरे, जो मुंबई के एमपी जीते थे, हम लोग कोने पे खड़े थे तो वी वर वेटिंग, और किस तरह से लोग डांस कर रहे थे, जोर से बोलो जनता पार्टी, प्यार से बोलो जनता। इट वाज लाइक यूफोरिक काइंड ऑफ। जो इलेक्शन था, क्या उसने एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया जब आगे निकल के देखते हैं? बिल्कुल 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 कि ये डिक्टेटर गया। हाँ, ये बात, पर उनको तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ, मेरे पास तो नंबर्स भी नहीं है, वो भी सेक्रेटरी, फोन नंबर्स भी नहीं है, सेक्रेटरी मिलाता था। कोई फाइल, अगर फाइल भी आ रही होती तो मैं कुछ करती, मतलब एवरीथिंग इज टेकन अवे ना फ्रॉम यू। और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं हिमालय में चली जाऊँ, ठीक बात, वहाँ सेटल कर जाऊँ, बहुत हो गया ये सब, आई नाउ वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस, कहाँ कुछ थोड़ा झरना हो, थोड़े पेड़ हो, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। तो इन्होंने पूछा था, ये मोहन वीकेंड वालों ने, कि आप किताब लिखेंगी, मेरी किताब भी कौन पढ़ेगा इस समय, शी वाज सच अ हेटेड फिगर एट दैट टाइम। लेकिन संजय को अगर ये हाथ नहीं लगाएंगे जनता पार्टी में। अच्छा, सो शी वाज दैट मच क्लोज टू संजय गांधी? वेरी, मतलब संजय वाज हर वीकनेस, दैट इज व्हाट एवरीबडी सेज। और उनको डर भी ये था कि कुछ करेंगे। और जब शाह कमीशन सेटअप हुआ टू लुक एट द एक्सेसेस ऑफ इमरजेंसी, तो देन that is when she decided to fight back. और कई लोग, ये तो कमलनाथ ये कहते हैं, मैंने कोट भी किया उन्हें, कि अगर छोड़ देते इंदिरा गांधी को जनता पार्टी वाले उस समय, तो शायद वो रिटायर ही कर जाती। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट को वाइड करता हूँ। कहते हैं कि जब वर्साई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो ह्यूमिलिएटिंग वर्साई की ट्रीटी थी जर्मन्स के लिए, कहते हैं कि उसी दिन ये तय हो चुका था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी में आपने इतनी ज्यादा शर्तें लाद दी थी कि जर्मन्स को लगने लगा था कि नहीं, अब अपने प्राइड के लिए ही सही हमें फिर से उठ खड़ा होना होगा। क्या कुछ ऐसा हुआ उस दौर में कि इंदिरा गांधी को ये लगा कि ये शाह कमीशन मेरे साथ बहुत हाश हो रहा है? नहीं, शाह, देखिए, ये चरण सिंह खासकर और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय के नेता थे। चरण सिंह तो बहुत मास लीडर मानते थे किसानों का, और जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही नामी सोशलिस्ट रहे। तो वो लोग न्यूरमबर्ग ट्रायल की बात करते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। ये क्या होता है मैम? ये मतलब ट्रायल हुआ था न्यूरमबर्ग का जर्मनी में, जहाँ की, जो आप कह रहे हैं ना कि यू पुट पीपल ऑन ट्रायल, देन दे नेवर फॉरगॉट इट, यू नो, इट वाज सो
बिग थिंग। तो मुरारजी देसाई चाहते थे छोड़ दिया जाए। मुरारजी देसाई जो सारी उम्र इनकी खिलाफत करते रहे, उनको लगता था कि शायद, मतलब वाइजली सो, मतलब इतना नहीं करना चाहिए, इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पढ़ते इस पचड़े में तो शायद कहानी अलग होती। बट यू लीव पीपल हु आर गिल्टी, और यू लीव कि लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, दैट्स गुड इनफ। या फिर आप पीनलाइज कर रहे हो कि नहीं, वॉर क्राइम्स आपने किए, इक्वल टू वॉर क्राइम्स जो वो कह रहे थे। ये बिल्कुल वैसे हो गया। अगर करंट कंटेक्स्ट में इसको रिलेट करूं तो जो शेख हसीना के साथ में मोहम्मद यूनुस कर रहे थे और अब तारिक रहमान आए हैं, तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट हाथ रखा हुआ है। दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका काउंटर रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि फिर लोग उनके साथ सेंटिमेंट जुड़ जाएंगे। सो इंदिरा जी का कहानी खत्म कर रही, कैसे किया उन्होंने, जब when she decided to fight back, और संजय गांधी लोकी में रखा क्योंकि वो अनपॉपुलर चेहरा थे, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माने जाते थे, तो उनके साथ स्ट्रैटेजी तय की कैसे नंबर 1 राज नारायण, जिन्होंने इनको हराया था 77 में, जो इनके खिलाफ केस लाए थे 1975 में, जो केस में वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी पार्लियामेंट से, और जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उनको अपनी तरफ किया जाए। ओके, ही वाज वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड अगेंस्ट हर, उनको अपनी तरफ किया। वो बहुत रोचक कहानी है। हाँ, मैं ऑडियंस को ऐड कर देता हूँ, मैं आपकी रोचक कहानी को कट टू दी शॉर्ट ब्रीफ में, कि उन्होंने फाइट, मतलब वायुसेना के विमानों का इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर लिया था। इस बात के लिए जो राजनारायण जी जिनका नाम लिया जा रहा है, वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे। एम आई राइट? फिर जब उन्होंने वहां जाकर बताया कि बोले साहब, जब सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है तो हम तो चुनाव जीत ही कैसे सकते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया कि नहीं, आप इसके लिए लायक ही नहीं है, आपने गलत तरीके से जीता है, और वहां पे राजनारायण जी इलेक्टेड घोषित कर दिए जाते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में ये मैम लेकर आती हैं इस मामले को कि साहब, एक हाई कोर्ट मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, हम तो पीएम ऑफ इंडिया। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैम, हम आपसे और तो कुछ नहीं कह सकते, आप सीट पे तो रहिए, लेकिन साइन मत करिए कुछ भी, मतलब काम मत करिए कुछ भी। तो वो इंदिरा गांधी जी को लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर, डॉटर ऑफ लेट जवाहरलाल नेहरू, इतना सब कुछ मेरे पास होते हुए भी एक कोर्ट मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। कहते हैं ये वो ट्रिगर पॉइंट था जब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी घोषित करो। एम आई राइट मैम? हाँ, बट मोटा मोटा आपने कंडेंस किया। बिल्कुल सही। और फिर राजनारायण को अपनी तरफ करना, जयप्रकाश नारायण, ओके, जो कि बिहार मूवमेंट के नेता रहे, जिसकी वजह से भी इमरजेंसी इन्होंने खिलाफत की थी, स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी 73-74 में, और जिसकी वजह से उन्होंने फिर इनका इस्तीफा मांगा, और इमरजेंसी का कारण ये भी था, सारे नेताओं को, ऑपोजिशन नेताओं को जेल में डाल दिया, और जेपी भी उसमें थे। तो वही जयप्रकाश नारायण को न्यूट्रलाइज किया इन्होंने। वो जयप्रकाश नारायण, मैं बता दूं, जिनकी वाइफ प्रभावती और कमला नेहरू, इंदिरा जी की माँ, वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और कमला नेहरू चिट्ठियाँ लिखती थी प्रभावती को, अपने मन की बात बताती थी कि कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहा है नेहरू परिवार में, मन की भ्रास निकालना, कॉन्फिडेंस इतना था। और वो चिट्ठियाँ जेपी ने वापस इंदिरा गांधी को दी एट द हाइट ऑफ द बिहार मूवमेंट, कि गलत हाथों में नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, पर्सनल रिश्ते अपनी जगह है। वाओ। And he gave it back despite his colleagues saying कि ये तो किसी संग्रहालय को देना चाहिए, this is historical material. He said no, I don't want it to go into wrong hands. मैम, उस समय के पॉलिटिशियंस में इतनी मोरल वैल्यू पॉलिटिक्स को लेकर हाई होती थी? जेपी में तो थी, और इंदिरा गांधी went to neutralize him, और जब मिलने गई ना 1980 में ही मिलने गई, एक बेलची का कांड हुआ था जहाँ हरिजनों को, दलितों को मारा गया था, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ कमबैक ट्रेल। बिहार में गई थी, और इतना मॉनसून थी कि वो पैदल चलना मुश्किल था, तो एक हाथी के ऊपर बैठी थी और पहुंची थी, और वहां दलितों के बीच में कहा था, मैं हूं ना।
कहते हैं मैम किसी अखबार ने इसको कवर पेज पे लिया था कि इंदिरा इज बैक करके कुछ इस तरह की हेडलाइन हम बनी। लोग सबने लिखा था। ये तो बहुत बड़ी खबर थी उस समय। तो फिर वो वहां से पटना गई, जेपी से मिली, और जेपी ने उसके बाद जब प्रेस वालों ने जेपी से पूछा, और ये टाइम पीरियड क्या रहा होगा मैम, लगभग कौन सा टाइम पीरियड रहा ये होगा? दिस इज अगेन 19 हैंग ऑन, दिस इज हाँ 1980 जब हारी ना, 1977 सॉरी नॉट 1980, 77 जब हारी, उसी साल लेटर ऑन दे मस्ट बी अराउंड अगस्त था, मिड अगस्त, हाँ बारिश का टाइम था, मिड अगस्त था when she went। तो ये मतलब हारने के बाद जब गई हैं, हाँ, जब 77 to fight back। तो मैम इस बीच में शाह कमीशन चालू हो चुका था क्वेश्चन आंसर करने के लिए, बहुत सारा शुरुआत हो गई थी उसकी। ओके। और तो फिर पत्रकारों को ने पूछा जेपी से कि कैसी रही आपकी मीटिंग, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इनका भविष्य इनके अतीत से भी ज्यादा सुंदर हो, व्हाट्स टू दैट इफेक्ट। उससे बहुत ऑपोजिशन लीडर्स नाराज हो गए, ये क्या कह दिया आपने, इंदिरा गांधी का क्या किया उन्होंने, आपने लेजिटिमेसी दे दी। तो ही वाज वेरी क्लियर, उनका नेहरू से रिश्ता था, नेहरू को भाई बुलाते थे वो, इंदिरा को हिंदू बुलाते थे, जो मैंने किया वो पॉलिटिकल लड़ाई थी और पर्सनल रिश्ते, जैसे मैंने कहा ना, उनकी वैल्यू सिस्टम ही अलग था। बट इंदिरा गांधी हैड पॉलिटिक्स इन माइंड, जो जेपी को न्यूट्रलाइज किया, राजनारायण को अपने साथ रखा, जगजीवन राम को न्यूट्रलाइज किया। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वही थे जो कि अगर उनको लगता था कि जनता पार्टी में भी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया था, जगजीवन राम को लोग चाहते थे बहुत लोग, पर नहीं बनाया था। और फिर लोग सोच रहे थे अंदर, जब मोरारजी देसाई began to lose popularity, जगजीवन राम को लाया जाए तो संभाल लेंगे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, कुछ उनके ऊपर उनके बेटे को लेकर के कोई केस बाहर आ गया था। वही था वो। बहुत वो भी बहुत रोचक कहानी है। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू गो इनटू इट। नहीं प्लीज जाइए, क्योंकि मैंने ऐसे ही जब दिल्ली में अपने कुछ दोस्तों के साथ जो इस तरह की रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहते हैं कि बाबू जगजीवन राम उस समय बहुत लीजेंडरी फेस थे और उनके साथ में उस समय स्कैंडल वाली चीज हो गई थी, बहुत बड़ा स्कैंडल। प्लीज बताइए। व्हिच इज अ सेटबैक। तो इसमें क्या था कि इन्होंने डिसाइड किया था, संजय गांधी गॉट टुगेदर विद राजनारायण, जैसे मैंने कहा ना, अपनी तरफ खींच लिया। राजनारायण नाराज थे मोरारजी देसाई से, और उनको वो नहीं मिला। राजनारायण वो जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को हराया था, ठीक है, वो साइड चेंज कर लेते, ठीक है। और इन्होंने तय किया कि हम मोरारजी देसाई को हटाएंगे और चरण सिंह को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बाबू जगजीवन राम को अलग थलग करना पड़ेगा। ये सारा स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। सो हु वाज प्लेइंग दिस गेम? सो चरण सिंह के लोग जो थे, उन्होंने ये ट्रेल करते थे सुरेश राम को, उस पे आए रखते थे। अब वो एक जाट लड़की के साथ घूम रहा था, जगजीवन राम जी का बेटा सुरेश राम। तो उन्होंने एक दिन उसको, उसकी गाड़ी रोक ली, और वो उसने जो FIR लिखवाया था, वो कहानी भी पूरी तरह से आज तक मुझे लगता है पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन उसने जो लिखवाया था कि उसको गाड़ी रोक के अंदर घुस गए और फिर हरियाणा ले गए, और वहाँ उसको कुछ खिला पिला दिया इस लड़की के साथ, मतलब पास्ड आउट, फिर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में फोटोग्राफ्स ली और फिर जाने दिया। वो भी डिटेल में मैंने लिखा, पर मोटा मोटा ये था। तो वो फोटोग्राफ्स लेके वो आए थे ये मोहन वीकेंड वाले ओनर के पास, कपिल मोहन के पास। कपिल मोहन के रिश्ते सबसे थे, जगजीवन राम से भी थे, राजनारायण से भी थे, सभी से, एज होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो बाबू जगजीवन राम आए थे राजनारायण से मिलने कपिल मोहन के घर, कुछ डील करने। वो डील हुई नहीं, और राजनारायण ने उस कमरे से बाहर निकल के कहा ना, देखो आज लाइन पे आ गए जगजीवन राम। और तुरंत जैसे ही जगजीवन राम को छोड़ने गए बाहर कार तक कपिल मोहन, और वापस लौटे, तो उन्होंने तुरंत कहा अनिल बाली से फोटो देते हुए, राजनारायण ने कुछ फोटोज इनको दी, इसको तुरंत संजय गांधी के पास ले जाओ। ये रात का वक्त था, और अनिल बाली संजय गांधी और इंदिरा गांधी के घर
रात के 1 बजे पहुंचे वो फोटोज के साथ और उठाया उनको, सो रहे थे तो बहुत झुंझलाए संजय गांधी और कहा कि ये कोई आने का वक्त है। तो उसने कहा फोटो दी, तू मुझे पोर्नोग्राफी दिखाने आया है। तो उन्होंने कहा ये पोर्नोग्राफी नहीं, ये सुरेश राम है। तो तुरंत कुछ कहे बिना वो अंदर गए, इंदिरा जी को वापस बाहर आई। उन्होंने कहा कितने लोगों को इसके बारे में पता है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग हैं, तो कपिल मोहन को कहना इनको कंट्रोल में रखें, किसी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो ले ली और वही फ़ोटो सूर्या मैगज़ीन मेनका गांधी जो चलाती थी उसमें छपी थी और बिल्कुल बवाल मच गया था और मीडिया को मैनेज कर लिया जगजीवन राम ने। अच्छा, बाकी मीडिया में नहीं छपी, न्यूज़पेपर ऑफिसेज में गई वो फोटोग्राफ्स, किसी ने नहीं छापी, सूर्या ने छापी थी। और बहुत ही एज आई सेड इट वाज अ सेटबैक, इट वाज नॉट द ओनली रीजन कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने, बट इट वाज अ ह्यूज सेटबैक, क्योंकि सुरेश राम बहुत करीब थे उनके और एक बहुत धक्का था बाबू जगजीवन राम को। और बाबू जगजीवन राम ने एक बार कहा था 1977 में, जब वो नहीं बने थे ना प्रधानमंत्री, और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली थी इंदिरा जी की कांग्रेस से निकल के और फिर जनता पार्टी के साथ चले गए थे। उस दिन उन्होंने अपने लॉन में खड़े होकर लोगों से कहा था इस देश में दलित कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं अभी यही क्वेश्चन करने वाला था आपसे, और आज भी वो सवाल वहीं खड़ा है। दलित अभी तक नहीं, प्रेसिडेंट यस, और पोजीशन यस, प्रधानमंत्री अभी दलित नहीं बना। मैं एक्चुअली यही जस्ट सवाल आपने ले लिया पहले, मैं यही कहने वाला था कि उनके साथ ये जो पूरा खेल हुआ उसके पीछे क्या दलित कनेक्ट भी था क्या, वो आपने आंसर कर दिया। एक बार इंदिरा जी ने कहा था, जो अंदर खाने की बात है, कि 1975 में जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कोर्ट ने पार्लियामेंट से, जो आपने जिक्र किया, तो ये था कि किसी को बना दिया जाए इंटरिम में, और जब कोर्ट इक्विट करेगा तो शी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो बाबू जगजीवन राम सीनियर मोस्ट थे, लाइक जीतन राम मांझी। जितिन राम मांझी बिल्कुल उस तरह का, लेकिन ये तो बहुत सीनियर थे ना, नेहरू जी की कैबिनेट में थे, तब से इन्होंने कितने पोर्टफोलियोज, एंड ही वाज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अपने मेरिट से थे, ये नहीं कि दलित टैग है। लेकिन उन्होंने उस समय की बात जो थी, जो कहा था कि ये अगर बन गए, दलित बन गए, तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। सो देन और लोग, संजय गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे और लोग जो उनको एडवाइस कर रहे थे उस समय, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी लगा दी जाए। फिर मैम जब बाबू जगजीवन राम इधर की तरफ, अब अच्छा यहाँ पे अब तक जब हम इंदिरा गांधी जी की वापसी देख रहे हैं तो जेपी को वो अपने साथ मैनेज कर चुकी हैं, और उस समय बाबू जगजीवन राम जनता पार्टी की सरकार के समय फिर वो कांग्रेस के साथ आ गए। नहीं, वो तो फिर बाद में हुआ ना। हाँ, वो 77 के बाद से लेके 80 के बीच में जो समीकरण बने, हाँ, जिससे इंदिरा गांधी की वापसी हुई, मैं थोड़ा सा उस तरफ क्यूरियस हो रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद में क्या क्या हुआ। हाँ, अब जो आप दलित फैक्टर कर रहे हैं ना, जब मोरारजी देसाई को हटा दिया गया, जनता पार्टी टूटी, वो भी बहुत पेचीदा लंबी कहानी है। फिर चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने बिठा दिया वहाँ, और बिना मेजॉरिटी प्रूव किए फिर खींच भी लिया सपोर्ट। वो भी पर्सनल कारण भी हैं, उसमें कई चीजें हुई जो उन्होंने, चरण सिंह को उनके घर जाना था, वो बुके लेके वेट कर रही थी, एंड ही डिसाइडेड नॉट टू गो। आप क्यों, उनके लोगों ने बोला आप क्यों जाते हैं, शी शुड कम, एंड शी वाज फ्यूरियस। जहाँ वो लोग जो थे ना वहाँ, उन्होंने बताया, ये सतपाल मलिक वाज वन ऑफ देम, अब जिंदा नहीं है, पर खैर उसके बाद पॉसिबिलिटी थी कि प्रेसिडेंट कुड हैव इनवाइटेड जगजीवन राम, who headed the जनता पार्टी एट दैट टाइम, टू ट्राई एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, पर वो नहीं हुआ। क्या दलित फैक्टर एक फैक्टर था उस समय भी? इसके बारे में बाबू जगजीवन राम वाज वेरी एम्बिटर्ड अबाउट दिस, कि इतने मौके आए उनके लिए और हर बार होने नहीं दिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वाज वेरी गुड।
अनुभवी थे। ठीक है, तो एक तरह से मोरारजी देसाई को अंतर की अंदरूनी खांचे हटा दिया गया। चरण सिंह पीएम बनकर आते हैं, लेकिन इस बीच में जगजीवन राम ना बन जाए, एक और केमिस्ट्री रची जाती है कि उनके बेटे को वो तो अलग थलग कर दिया, अलग थलग कर दिया। हाँ, देन इंदिरा गांधी, ये लोग अपना, इनको पता भी नहीं क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी हैज हिट द रोड इलेक्शन वाइज, एंड दैट्स व्हेन शी केम बैक विद दिस, क्योंकि अब जनता में ये चला गया कि ये लोग तो सरकार ही नहीं चला पा रहे हैं। नहीं, इतना लड़ भिड़ रहे थे एक दूसरे में, दीज 3 ओल्ड मैन, कि लोगों को बहुत जल्दी लग गया कि शायद गलती हो गई हमसे, टू ब्रिंग हर बैक टू पावर। अच्छा, एक और चीज इसमें है, राजनारायण, जयप्रकाश न्यूट्रलाइज, बाबू जगजीवन राम न्यूट्रलाइज, नंबर 4 RSS, they were reaching out to her, and she was also with, कभी मिली नहीं डायरेक्टली, ना संजय मिले डायरेक्टली, लेकिन वो क्या चाहती थी, इमरजेंसी में मुस्लिम अलग हो गया क्योंकि नसबंदी हुई, मुस्लिम ने वोट नहीं किया 1977 में, शी वाज अवेयर। तो उनको पता था कि मुझे अपना पॉलिटिकल पर्सोना हिंदुआइज करना है। मंदिरों में जाने का पॉलिटिकल मकसद भी था, ये नहीं मैं कह रही कि सिर्फ वो आस्था नहीं थी, आस्था इंदिरा गांधी में आई थिंक थी, पर उसका पॉलिटिकली भी, क्योंकि बाला साहब देवरस जो RSS के चीफ थे, उन्होंने ये कहा था, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू है। दे वर वाचिंग कि हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने प्राइवेटली, पब्लिकली कभी ओन नहीं किया, प्राइवेटली लोगों से कहा कि RSS had a role in her getting 353 seats in 1980. Tacit approval जो भी था, RSS भी चाह रहे थे 77, जब वो जेल में थे तो 3-4 चिट्ठियां बाला साहब देवरस ने लिखी थी इंदिरा गांधी को, जिनका जवाब नहीं आया था। उन्होंने विनोबा भावे से भी पेशकश की थी कि बातचीत करें, और जब 77 का चुनाव हो रहा था तब इंदिरा गांधी ने मैसेज भेजा था इनको, RSS को, संघ चुनाव से अलग हो जाए, मतलब डोंट हेल्प जनता पार्टी। तो उन्होंने कहा था कि अब इट्स टू लेट, आगे चुनाव के बाद हम देखेंगे। तो वो उनको पसंद नहीं आया था, पर उन्होंने 1980 के बाद राजीव गांधी 3 बार मिले भावराव देवरस को, बाला साहब देवरस के भाई को, और फिर एक बार बाद में जब वो आउट ऑफ पार थे। तो she was using them, they were using her अपनी पॉलिटिक्स के लिए। मैं बार बार ये कहती हूँ, डज नॉट मीन कि यू बिलीव इन देयर आइडियोलॉजी। आप कोई उस समय RSS वाजपेयी से खुश नहीं थे, उनको लगा कि वाजपेयी वाज सेक्युलराइजिंग हिज इमेज, इंदिरा गांधी वाज हिंदुआइजिंग हर इमेज। तो कहते हैं ना RSS को, मतलब RSS के बारे में जितना भी जानने को मिलता है, बोले आप हिंदू हो ये पर्याप्त है RSS के लिए, पार्टी कौन सी है फिर वो देख लेते हैं। कई बार बीच में ये उड़ने लगा था कि शुरुआत में हो सकता है केजरीवाल को RSS प्रमोट कर रही है, बाद में फिर उनका जो इंक्लिनेशन निकल कर आया अलग अलग तरीके से, वो सब वो हो गया, लेकिन RSS के लिए आप हिंदू हो ना, पर्याप्त है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने लाइन सुनाया, इंदिरा गांधी जी का सत्ता में वापस आना, और मैं मतलब इतना खो गया हूँ उस कहानी में कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से बाहर निकल के मैं कहाँ लैंड करूं। चूंकि हम VP सिंह से शुरू हुए थे, और VP सिंह में जब ये डिस्कशन कर रहे थे कि VP सिंह कैसे गए और उनको कैसे भुला दिया गया उस समय की कांग्रेस में, और उससे पहले हम जनता पार्टी के आने में, ये 2 स्टोरियों को अलग अलग रखते हैं। अब एक तो हो गया कांग्रेस की वापसी हो जाती है, इंदिरा गांधी जी 80 में सत्ता में आ जाती हैं, 84 में असैसिनेशन हो जाता है, फिर 84 के बाद में क्या होता है? 84 के बाद राजीव गांधी आते हैं। ठीक है। और जिस दिन असैसिनेशन हुआ उस सुबह वो बंगाल में थे, प्री इलेक्शन रैलीज कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी की किताबों में उसका जिक्र है, जो उन्होंने अपनी लिखी हैं मेमोइर्स। तो सडनली आई खबर कि दिल्ली वापस, तो वो मीटिंग थी जहाँ प्रणब मुखर्जी ने, राजीव बोल रहे थे, चिट भेजा था, कट शॉट। तो उसने कट शॉट किया, वो तुरंत दिल्ली के लिए भागे, और
पहले हेलीकॉप्टर, फिर पहले कार, फिर हेलीकॉप्टर, फिर प्लेन वेट कर रहा था, और प्लेन में ही खबर आ गई थी, बार बार राजीव जा रहे थे कॉकपिट में लेटेस्ट लेने के लिए. And then finally he came out and said she's dead. And उस प्लेन में क्या बातचीत जो हुई राजीव और प्रणब मुखर्जी के बीच में, जिसकी वजह से कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी could not become Prime Minister of India. ओह, कि उन्होंने जाहिर किया कि ही इज़ नंबर 2, ही शुड बी द नेचुरल, ऐसा कहा जाता है. हालांकि उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया. उन्होंने कहा मैंने तो कम्प्लीटली बैक किया राजीव को, पर ये कहा जाता है कि ही वाज नंबर 2. जैसे गुलजारी लाल नंदा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू की डेथ के बाद, फिर शास्त्री की डेथ के बाद, 2 बार बने वो 13 दिन. उसी तरह उनका फर्स्ट ये रिएक्शन था, दैट इज़ हेल्ड अगेंस्ट हिम, दैट ही वाज एम्बिशियस. लेकिन अरुण नेहरू जो थर्ड कज़न थे राजीव गांधी के, और जो इंदिरा जी के लास्ट 3-4 सालों में काफ़ी एक्टिव थे एंड ट्रस्टेड थे बाय इंदिरा गांधी, जिसको ये 3-4 लोग थे जिनको बाबा लोग कहा जाता था, जो चला रहे थे इंदिरा गांधी के साथ सरकार को. That's 1980 to 84. संजय की डेथ हो गई है 80 में हो गई. That came as a big shock for इंदिरा गांधी. उसके बाद इंदिरा गांधी was never the same again. हालांकि she picked herself up और फिर stagnation ही होता गया. पंजाब का मसला बढ़ गया और ड्रिफ्ट था ज़्यादा, और पंजाब भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में वो जो आर्मी गई अंदर, इनिशियली शी वाज, ये बाबा लोग यूज्ड टू फील कि कुछ करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए. भिंद्रनवाला जो मिलिटेंट थे और जो स्वर्ण मंदिर में जाके छुप गए थे और किया कांग्रेस से उनको खड़ा करके, वो अलग है. पर इंदिरा गांधी को ये लगता था कि काफ़ी समय तक उन्होंने उसको डिले किया कि भगवान के घर जाने में ठीक है कि नहीं. और वंस शी हैड टू सेंड द आर्मी इन, उसके बाद उनको एक सेंस था कि माय डेज में बी नंबर्ड. और मुझे सतपाल मलिक ने बताया था और अरुण नेहरू कि उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया था तुरंत इसके बाद. समवेयर शी फेल्ट और फिर फतेहदार से भी जब 2 दिन पहले असैसिनेशन के जब वो गई थी कश्मीर, तो तब भी उन्होंने ऐसी बात की थी कि she had a sense that she will not be spared after this, कि भूलेंगे नहीं ये. तो out of fear or out of intuition? I think somewhere not just fear. I think she probably had a sense of the deep hurt to the Sikh psyche, जो आज तक नहीं भूले हैं. हालांकि ये कांग्रेस ने अपोलोजाइज भी किया उसके लिए, और सिख प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को. बट दीज थिंग्स गो वेरी डीप. तो खैर नहीं, इसके पीछे क्या मैम, ये जैसे आपने अभी चामुंडा देवी वाला जो मामला सुनाया, क्या ऐसे ही एक स्पिरिचुअल एंगल भी हो सकता है इस बात का कि वो इतनी स्पिरिचुअल थी कि उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं किया? कुछ तो था उन्हें सेंस कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन. वो कन्वे किया था उन्होंने. ये तो है. ठीक है. तो इस समय जब कॉकपिट के अंदर बात होती है राजीव गांधी जी की और प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी शायद उन्हें डायरेक्शंस दे रहे हों, कुछ इस तरह की बातें रही हों कि सुनो अब तुम्हें ये करना है, मतलब कि डाउन द लाइन आपको आगे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है. जो दे रहा है वो सीनियर आदमी है. अब जब सीनियर आदमी दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे. प्रणब मुखर्जी टू बी फेयर टू हिम, वो कहते हैं कि आई टुक राजीव टू द बैक ऑफ द प्लेन, और मैंने कहा कि नहीं आप ही को लेना चाहिए. और उन्होंने कहा मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं. उन्होंने कहा हम सब सपोर्ट करेंगे. अच्छा, ये प्रणब मुखर्जी का वर्जन है. और बाद में उन्होंने कुछ पत्रकारों को ये कहा था कि एक्चुअली नरसिम्हा राव टर्न द फैमिली अगेंस्ट मी, कि मैं ये चाह रहा हूँ अब क्या
दीज आर व्हील्स विद इन व्हील्स जो होता है ना पार्टीज के अंदर। खैर वो आए वापस, जैसे ही वो लैंड किया प्लेन, अरुण नेहरू वाज एट द एयरपोर्ट, तुरंत वो राजीव को लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गए। 8th फ्लोर पे बॉडी थी। वहाँ वो फेमस कहानी है जो पीसी अलेक्जेंडर उस समय जो थे इंदिरा जी के साथ मेन ब्यूरोक्रेट, उन्होंने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरह से सोनिया गांधी वहाँ थी, क्योंकि शी टेकन द बॉडी, इंदिरा जी की बॉडी को वो ले गई थी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। जब मॉर्निंग में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें शूट किया था, तो सोनिया गांधी प्लीडेड विद हर हस्बैंड नॉट टू टेक ओवर। And that is documented, and then Rajiv felt he has to, and that बाकी सबका भी consensus अरुण नेहरू ने create किया था कि भाई राजीव को बनना चाहिए। He did not want any time to be given to Pranab Mukherjee to step in. Okay, इधर सोनिया गांधी मना कर रही हैं, वो एक सीन है और लेकिन राजीव गांधी सोच चुके हैं कि मुझे अब सत्ता में आना है। वहां तो पहुंचे हैं और जनरल कंसेंसस व्यू बन रहा है। नेहरू ने कितने नेता थे वहां, सबसे बात की, सबको लगा हाँ इट्स अ गुड आइडिया कि राजीव को बनना चाहिए, तो वो क्रिएट हो गया। और फिर आते हैं जैल सिंह जो बाहर गए हुए थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो आते हैं तकरीबन 5 बजे के करीब था। और काफी हल्ला हो रहा था तब तक, तो राइट्स भी स्टार्ट हो चुके थे। हाँ। और ही अग्रीज टू स्वेयर इन राजीव गांधी। सो वो तो बहुत ही ड्रामेटिक दिन था। मैम, जैल सिंह चूंकि खुद भी सिख थे और उस समय पर इस तरह की जब घटनाएं हो रही थी, तो क्या कोई ऐसी पार्टी के अंदर रार नहीं हुई राष्ट्रपति के लिए? क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिव होकर के सिख राइट्स उस दिन के बाद जब बढ़के, तो वो बहुत अंदर तक गए होंगे। हाँ, नहीं वो देखिए उस समय उनकी कार थी, आई रिमेम्बर आई वाज इन एम्स। ओह। एंड हम लोग नीचे बैठ के सारा देख रहे थे। मुझे तो एक डॉक्टर मैं जानती थी जिसको मैंने पकड़ा सुबह ही। हाँ। और उसने मुझे कहा कि मैं जाके 8वें फ्लोर पे पता करती हूँ। और नीचे उतरी, उसने कहा नीचे कम होम, तो उनका घर था वहीं कैंपस पे, तो मुझे ले गई वहाँ। एंड जैसे ही हम एंटर किए उन्होंने कहा शी इज नो मोर, एंड दिस मस्ट बी 12, 12:30। BBC got it at 2. Oh. They announced it at 2. But it was known, generally known कि whatever they are saying, trying, she's not there. Announce बहुत बाद में किया था। The idea went very wisely कि जब the successor clear हो जाएगा, only after that you announce. Otherwise देश में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो स्थिति संभालने के लिए ये तय हुआ था। और meanwhile इन घंटों में अरुण नेहरू टाइप पीपल वर, वो तो चाह रहे थे वाइस प्रेसिडेंट भी स्वेर इन कर दें, लेट्स नॉट वेट फॉर द प्रेसिडेंट, बट अदर्स पीसी अलेक्जेंडर एंड अदर्स फेल्ट नो दैट वुड नॉट बी राइट। और फिर जैल सिंह 5 बजे तक तो आ ही गए, और अरुण नेहरू ने उनसे बात की और वो मान गए। और ये भी क्वेश्चन मार्क था ना कि वो इंदिरा गांधी से इतने खुश नहीं थे हाल के टाइम में। एग्जैक्टली। तो पर ये हो गया, 7 बजे स्वेरिंग इन हो गई। एंड उन्होंने कहा जैल सिंह ने वहीं 8th फ्लोर पे, सो चलें? तो राजीव, तो उन्होंने कहा कहाँ? तो स्वेरिंग इन। तो राजीव ने कहा ओके लेट मी गो एंड चेंज माय क्लोथ्स एंड कम। ठीक है, तो अब राजीव गांधी यहाँ पे पीएम बनते हैं, और इनके साथ क्योंकि जब अपोजिशन में आए थे तब जाकर इनका असैसिनेशन हुआ था, तो राजीव गांधी जो थे इनकी सत्ता कैसे गई? इनकी सत्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। We should talk on another. हाँ, ठीक है, मतलब मैं केवल इसलिए डिटेल्स क्विकली मैं बताती हूँ। 40 years old, सुबह कैंपेन कर रहे हैं, 10 घंटे बाद he becomes the prime minister of the largest democracy, sworn in, no experience except party के general secretary, and he came like a hope. इंदिरा गांधी का स्टैग्नेंट पीरियड, पंजाब इन फ्लेम्स, कश्मीर इन फ्लेम्स, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही, एंड दिस मैन केम एंड सेट हिज माइंड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स।
पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम हो रहा था। 1980 में तो भजनलाल पूरी जनता पार्टी की पूरी सरकार थी, उसको होलसेल लेके कांग्रेस में चले गए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, टेक्नोलॉजी मिशंस, हाँ, कंप्यूटर की क्रांति, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, पीसीओज हर गांव में, ये सब वहां तभी स्टार्ट हुआ ना। वोटिंग एज को 18 कर देना, रीच आउट टू द यंग पीपल। पीपल फेल्ट, यू नो, इट्स लाइक ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड। तो ये 84 से 85 के बीच में इन्होंने किया। ये 84 था तो दिसंबर, इन दिसंबर में जब इलेक्शन हुआ और वो जीते, हाँ। पहले तो बना दिए गए। हाँ। 31 अक्टूबर जब जिस दिन असैसिनेशन हुआ, फिर अरुण नेहरू ने कहा कि जल्दी इलेक्शन कराते हैं, इनका जो ग्रुप था, हाँ हाँ, तो एडवांस कर दिए। तो पूरे देश में दोबारा से इलेक्शन हुए। हाँ, फिर हाँ, क्योंकि 80 से लेके 84 तक तो टाइम पीरियड इंदिरा गांधी जी पूरा कर चुकी हैं। 5th ईयर 85 में होता ना इलेक्शन, हाँ, नॉर्मल होता, उसको एडवांस कर दिया। हाँ और हर जगह कैंपेन किया। हाँ, और मुझे याद है क्या था, देश का क्या का ऐलान नहीं बनेगा खालिस्तान। ओके, तो हिंदू कंसोलिडेशन हाँ की तरफ बढ़े ये बहुत कॉन्शियसली। ठीक है। ये अरुण नेहरू एंड अदर्स की स्ट्रैटेजी थी। और 414 सीट्स जीते। हाँ, अब तक जो हाईएस्ट नंबर है। ठीक है। एंड 84 आ गया। 85 का जो शुरुआत था ना, इट वाज अ कंप्लीट ब्रेक न्यू ग्राउंड। देश भी थक गया था, मतलब रोज की सरकारें बदलने से और प्रॉब्लम्स, और एक नया मूड था, नया नेता, ये क्या करेगा, अब सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है। देन केम अप्रैल एंड 85, द शाहबानी जजमेंट। ऐसे जजमेंट हजारों होते हैं देश में रोज। क्या है जजमेंट? ओल्ड मुस्लिम वुमन जिसको तलाक दे दिया उसके हस्बैंड ने, वो लॉयर था, 5 बच्चों की माँ, और उसने मेंटेनेंस की प्रॉमिस किया, दिया नहीं, रोक लिया। शी वेंट टू कोर्ट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता था, और कोर्ट ने क्या कहा, ही मस्ट पे हर 179 रुपीज एंड सम पैसा एवरी मंथ, प्रिंसली सम, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उसमें बवाल हो जाता है कि कोर्ट इंटरवीन क्यों कर गया मुस्लिम पर्सनल लॉ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अफेक्ट होता है, कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन किया था, दैट वी शुड नाउ मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मुस्लिम्स गॉट वेरी एजिटेटेड, दिस इज एन इंटरफियरेंस, सो दे हिट द रोड, they hit the streets as we had not seen before. उसको दुरुस्त करने के लिए, I'm cutting the story, राजीव ने मुस्लिम लीडर्स, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स और अपने जो एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर से कांग्रेस के, सबको लगा कि इसको हमको नलिफाई करना है। सो ब्रिंग इन व्हाट वाज कॉल्ड द मुस्लिम वुमेन बिल टू नलिफाई द जजमेंट। अब हिंदू नाराज हो गया, ये क्या अपीजमेंट है? अपीजमेंट का जो वर्ड है ना, कि उनको खुश करना है इसलिए उनके लिए कानून बना दिया, वो अब उस टाइम पॉलिटिकल लैंग्वेज में आता है। तो दे वर वेरी अपसेट, और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, इवन अरुण शौरी, ये सब लोगों ने इसके खिलाफ लिखा। तो फिर अरुण नेहरू ने राजीव को सलाह दी कि क्यों नहीं हम जो बाबरी मस्जिद में मूर्ति लाई गई थी 1949 में राम लल्ला की, मिडल ऑफ द नाइट, आई थिंक 22 दिसंबर था, वहां रखा गया था, फिर ताले लगा दिए गए थे वहां, वो ताले क्यों नहीं खुलवा दिए जाएं? हिंदू भी खुश हो जाएगा, मुसलमान भी खुश हो जाएगा। किसी तरह कोर्ट को, दिस ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन कोर्ट को ऑब्वियसली इन्होंने वो किया, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जबकि हर साल कोर्ट उसमें जाता ही नहीं था, थिंकिंग इज टू कंट्रोवर्शियल। जजमेंट दे दिया कि ताले खोल दिए जाए। दूरदर्शन का कैमरा वहां रेडी था,
सो दे न्यू, सो दैट इंडिया में पूरी जगह पता चले। वो हो गया। दोनों खुश करने की कवायद हो गई। ना तो हिंदू खुश हुआ, ना तो मुसलमान खुश हुआ। सो वो कहानी 86 की है राजीव की। और फिर तो अरुण नेहरू से झगड़ा हो गया, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ग्रुप बन के निकला, और इसी बीच में बोफोर्स हो गया। 87 में बोफोर्स हो गया 87 के शुरू में। अब वो भी कुछ लोग कहते हैं लीक बोफोर्स की इंफॉर्मेशन अरुण नेहरू ने की थी स्वीडिश रेडियो को। तो जो फॉल आउट हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह उसका हिस्सा थे, बोफोर्स भी हो गया। और द प्राइम मिनिस्टर जिसके 414 लोकसभा सीट थी केम डाउन टू 197। तो मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ा मैम? नहीं, तो मैम वो तो 89 में इलेक्शन हुआ, पर वो सरकार फिर वो नहीं रही। 87 के बाद तो डैमेज कंट्रोल ओके होता रहा। ओके 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 ओके। वो साख ही नहीं रही सरकार की, और उसी को डील करते रहे। तो फिर वो सरकार बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, वो 11 महीने चली। और इस बीच में वो मंडल ले आए। तो टेक्निकली जब राजीव गांधी जी की सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने जैसा बताया, तो उस समय कहीं ना कहीं उनको उस पॉलिसी का ज्ञान तो था या संज्ञान था कि ऐसी कोई फाइल है कि हम मंडल लेकर आएंगे और मंडल आकर के कुछ। उस समय मंडल के खिलाफ थे वो। अच्छा, जब वो प्रधानमंत्री बने ना तब भी खिलाफ थे। मतलब दे वाज नॉट फॉर गोइंग दैट वे कि ओबीसी का उद्धार करना है और जातियों का उद्धार करना है, ये तरीका नहीं है। ये तो कुछ लोग बताते हैं, ये तो दिनेश त्रिवेदी बताते हैं जिनकी बातचीत हुई है, जो अभी बांग्लादेश के वो बन के गए हैं, अभी भेजा गया है उनको हाई कमिश्नर। सो पर he came around to that view as the way to go, विश्वनाथ प्रताप सिंह। एंड अपनी सरकार को बचाने के लिए सरकार बचा नहीं पाए। और ये भी कहा जाता है ना कि कमंडल was a response to मंडल, मंदिर was a response to मंडल। ये सही नहीं है। ये बीजेपी वाले, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट किया है। मंडल was a response to कमंडल। ओह, रिवर्स है। रथ यात्रा, मंदिर तो हो, अडवाणी जी की रथ यात्रा जो यात्रा थी वो डिसीजन वाज टेकन इन जून एंड ऑफ दैट ईयर 1990। उसको पब्लिक नहीं किया गया था कि सितंबर में करेंगे, सारा काम धाम हो गया था। जब इन्होंने अगस्त के शुरू में मंडल डिसीजन लिया, और ये कहते हैं कि ये तो मुझे ही कहा हुआ है इंटरव्यूज में कि आई हैड गिवन माय गवर्नमेंट 2 साल लगे मुझे मिलेंगे, बट फास्ट फॉरवर्ड हो गया। और क्योंकि भाजपा और ये क्लेमेंट्स थे उसी थ्रोन के। और ये जिस दिन प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, मेरी बात गोविंदाचार्य से हो रही थी, वो भी मैंने कोट किया है पार्टी ऑफिस में भाजपा के। और उन्होंने ये कहा था कि आगे की लड़ाई हमारी इनसे होने वाली है। तो मैम ये 89 में सरकार बनाते हैं, 90 का टाइम आ जाता है। उस समय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हाल ही में एक मूवी के अंदर जिक्र भी है उस दौर का कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अब आपको अपने फॉरेक्स के लिए गोल्ड को अपने गिरवी रखना पड़ेगा। और उसी समय वीपी सिंह ये फैसला लेते हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, हालांकि हमारी सरकार में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम सोचते हैं ऐसा कुछ करें। और यहाँ पर सरकार से समर्थन खींच लिया जाता है। कौन से दल होते हैं जो वीपी सिंह से सरकार का समर्थन खींचते हैं मैम? भाजपा। और उसके तुरंत बाद पार्टी टूट जाती है। एक धड़ा चला जाता है चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर को राजीव गांधी सपोर्ट कर देते हैं पावर में। चंद्रशेखर 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। धाकड़ थे। मैं तो कई बार मैंने ये लिखा भी है, कई बार मैं ये सोचती हूँ, मान लीजिए वो प्रधानमंत्री बनते एट द हेड ऑफ अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन। अभी तो 63 मेंबर जिसको बड़ी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और छुटपुट, और फिर खींच लिया राजीव ने अपने कारणों से वो भी।
और इसी बीच में फिर जब चंद्रशेखर की सरकार निकलती है, मतलब चली रही होती है। अच्छा, मोटा मोटा अगर आप देखेंगे ना, इफ यू गेट अ बिगर व्यू, बिटवीन इंदिरा गांधी, पॉपुलर पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, एंड नरेंद्र मोदी, पॉपुलर पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इज कोalition गवर्नमेंट बारिंग राजीव. Rajiv 414 after Indira Gandhi, और राजीव is not a natural phenomenon. वो तो इंदिरा गांधी का Sentiment भी है। assassination हुआ, it the country's tribute to her and giving her son a मौका. It was not a, इंदिरा गांधी लास्ट महीनों में तो बात करती थी, कई लोगों ने डॉक्यूमेंट किया था कि उनको लगता था इस बार हमारी मेजोरिटी नहीं आई थी, उसके बारे में चिंतित थी कि स्टैग्नेशन इतना, जैसे मैंने कहा ना, वो दौर ऐसा था. तो बाकी इट्स कोalition एरा, 25 साल से ज्यादा इट इज कोalition. और उसमें कोalition, नरसिम्हा राव ऑल्सो, शुरू में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ना, और पार्टियों को तोड़ के 2 साल बाद वो मेजोरिटी लाए. शुरू में तो माइनॉरिटी थी. सो एक्चुअली टेक्निकली अगर देखें, राजीव को छोड़ दीजिए, सारे प्रधानमंत्री हैं टिल यू हैव नरेंद्र मोदी कम 2014 में, majority for the BJP on its own. ठीक है, तो आपने ना पूरा अब नरेंद्र मोदी की तरफ चूंकि ध्यान ले आई हैं, आखिरी पड़ाव. मैं समझ रहा हूँ आपको, मतलब बहुत ज्यादा समय मैं ले रहा हूँ आपका. लास्ट सवाल पर कि अब चूंकि सेम वही एक तरह का फेज, क्योंकि सुनने वालों ने ये पूरा देख लिया है कि इंदिरा गांधी जी की पॉपुलरिस्टिक जो इमेज थी, अब वो हम सीधा लैंड करके ले चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ. क्या लगता है मैम, यहां से आगे पीएम मोदी से आगे व्हाट नेक्स्ट? अभी तो पीएम मोदी हैं. अभी तो कोई नहीं है जो, ऐसा तो नहीं है कि वो रिटायर करने वाले हैं, मुझे तो नहीं लगता. 2029 के मुझे तो लगता है चेहरा वही है. स्वास्थ्य भी ठीक है. क्या आपको मैम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इलेक्शंस का प्रीपोन होना फील होता है? क्योंकि जिस तरह की कवायद चल रही है इस समय राजनीतिक दलों के अंदर, सांसदों की संख्या को जोड़कर बहुमत तक पहुंचने का जो प्रयास चल रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ और परिसीमन को इंप्लीमेंट किया गया तो नेक्स्ट स्टेप वन नेशन वन इलेक्शन है. और वो अगर होता है तो बहुत सारे इलेक्शंस, जैसे स्टेट इलेक्शंस हैं राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इन सारे के साथ साथ हो सकता है प्रीपोन ऑफ लोकसभा. हो सकता है, ये आगे जाके डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी बनती है. ये जो आप कह रहे हैं ना, आज जो चेष्टा है कि किसी ना किसी तरह 2/3 मेजोरिटी आ जाए, नहीं तो इतना जल्दीबाजी करना, पार्टियों का टूटना. अब ये ठीक है, बंगाल में एक सेंटिमेंट भी था कि भाई अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, वो अपनी जगह है. लेकिन घंटों में पार्टी का 60 और फिर 64 MLAs का टूट जाना, और अपना उसको अपने को टीएमसी कहना, ममता बनर्जी अब अलग हो गई, पार्टी ऑफिस को का कब्जा कर लेना, और उसी तरह शिवसेना को उद्धव ठाकरे गुट का टूट कर शिवसेना में आ जाना. पहले आम आदमी पार्टी के 7 लोग MPs आ गए, वो तो मर्ज करके, इन्होंने मर्ज नहीं किया. आई सपोज मर्ज नहीं कर रहे क्योंकि अंदर से रिएक्शन हो सकता है. अब एनसीपी क्या करेगी, शरद पवार वाली, उसमें बहुत बड़ा सवाल है. क्या वो कांग्रेस के अंदर मर्ज करेगी या एनडीए के साथ जाएगी? महाराष्ट्र में तो यही चर्चा है, रोज बस है वहां तो. ये तो क्लियर है कि 2/3 की तरफ ये मूव करना चाहते हैं. उसमें विमेन रिजर्वेशन बिल 131 अमेंडमेंट जो था, जो पास नहीं हुआ अप्रैल में, और डीलिमिटेशन का जो है, अगर डीलिमिटेशन के लिए बहुत कीन है कि उनको शायद लगता है डीलिमिटेशन हो जाए तो हमारे लिए चीज़ें पक्की हो जाएंगी. असम में डीलिमिटेशन हुआ तो हम लोग इतनी अच्छी तरह जीते, तो वही मॉडल यूज करना है. तो वो एक चीज़ है. बट आप जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी हो सकता है. ये जो 130th अमेंडमेंट जो जेपीसी को गया है, कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री 30 दिन के लिए जेल में जाता है तो उसको, वो तो उसकी तो मिनिस्ट्री ही रद्द हो जाएगी. अब वो भी क्या मॉनसून सेशन में लाया जाएगा? क्या उससे ऑपोजिशन और कमजोर होगा? तो किस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, जहाँ की सैफ्रॉन
फैलता दिखता है हिंदुस्तान में मैप में, और ऑपोजिशन श्रिंक करता दिखता है। हालांकि साउथ अभी भी पकड़ में है। पंजाब में क्या होता है बहुत इम्पोर्टेंट होगा आगे जाके अगले साल। तो किस दिशा में हम जा रहे हैं, एक मायने में भाजपा वाले, अमित शाह ने तो कमाल ही कर दिया ना, बंगाल में दिखा के, बिहार में मतलब तो जैसे कफन बांध के लग जाते हैं ना कि ये तो करना ही है, चाहे जो भी लगे उसमें। तो एक जीतने, पावर की चाह, जीतने की चाह, मेहनत, वो सब तो अपनी जगह है। और वो पोस्ट मोदी जब भी वो होगा, माना जाता है टॉप पे उनका नाम। और अभी तो पिछले घंटों में तो चल ही रहा है कि क्या उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस कैबिनेट रिशफल में अनाउंस करेंगे। वो शफल रिशफल ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंट का दोनों बहुत अहम होने वाले हैं। हमको एक अंडरस्टैंडिंग देगी कि थिंकिंग क्या है सरकार की और सरकार के नेतृत्व की, कि किस दिशा में जाना है। तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पीरियड वी आर इन, कि एक मायने में चीज़ें हो रही हैं, एक मायने में चिंता भी है। क्या अगर आपका ऑपोजिशन इतना कमज़ोर हो जाता है तो क्या डेमोक्रेसी बचती है? तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, और रूलिंग पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। कोई तो हो जो उनको रास्ता दिखाए। हाँ, रास्ता दिखाए, और भाई कीप देम ऑन द टोज। इट डजंट बिकम इजी, इसलिए तो लोग अपना जो मर्जी होती करते हैं। तो इट्स अ वेरी, क्या कहें, अनसर्टन टाइम। वाओ, थैंक यू। मैं पूरे समय जिस तरह से इस पूरी बात को सुना हूँ, होपफुली आप सबने भी इस पूरी वार्ता में उतना ही अपना रुचि, रुझान, दिलचस्पी ली होगी। अगर आपने भी मेरी तरह ही फील किया है, गूज़बम्स के साथ इस पूरे सेशन को सुना है, तो वीडियो को जरूर अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कौन सी ऐसी बात है जो आपके जहन में अटक गई है, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।